लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद दो टेरर मॉडल के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई। एक था फरीदाबाद टेरर मॉडल और एक था कश्मीरी नेटवर्क। इन दोनों का क्या कनेक्शन है और इन दोनों का जैश ए मोहम्मद से क्या कनेक्शन है। उसके बाद इसमें एक और कनेक्शन जो निकल कर आया वो था व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल। मतलब इसमें जितने भी लोग थे वो सब डॉक्टर थे और सब व्हाइट कॉलर थे, पढ़े लिखे लोग, जैश ए मोहम्मद, कश्मीर कनेक्शन, उसके बाद फरीदाबाद टेरर मॉडल। अब तक तो जो टेरर मॉडल था वो कश्मीर और कश्मीर के आसपास के जो इलाके थे वहीं के लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे। अब कश्मीर के लोग जो थे, इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब एनसीआर तक इनका ग्रुप एक्टिव हो गया। हम ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करते थे, हम बात करते थे कि कैसे कश्मीर में ही कुछ लोग जो हैं वो आतंकियों की मदद कर रहे हैं। अब ये जो कश्मीर के लोग हैं वहां से निकलकर जो कुछ पुलवामा से हैं, कुछ अनंतनाग से निकलकर फरीदाबाद में आकर बस गए और वहां से अपने ग्रुप को एक्टिवली चला रहे थे, जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए थे। हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये ग्रुप ऑपरेट कर रहा था, कैसे ये 5 डॉक्टरों की टीम एक बड़े प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे थे, प्लान कर रहे थे कुछ बड़ा करने का। लेकिन उससे पहले ही पुलिस एक्टिव थी, एनआईए एक्टिव थी और बाकी एजेंसीज एक्टिव थी। बाकी लोगों को तो पकड़ लिया था, लेकिन एक शख्स जो था वो इनकी पकड़ से बाहर था और उसी ने इतना बड़ा प्लान कर कर इतने बड़े ब्लास्ट को अंजाम दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपिका है। दीपिका से जानेंगे। दीपिका, जो सबसे पहला नाम निकलकर सामने आ रहा है उमर मोहम्मद। उमर मोहम्मद बताया जा रहा है कि वही शख्स है जिसने वहां सुसाइड बॉम्बिंग की है और बताया जा रहा है कि वो इन बाकी लोगों से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल बताया जा रहा है। बिल्कुल, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है जिसमें सभी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और उस तरीके से आतंकवाद को अंजाम देते हैं। हालांकि आतंकवादी घटना है या नहीं इस बात की अभी भी पुष्टि होनी है, लेकिन डॉक्टर उमर मोहम्मद ये वही शख्स है जो उस हरियाणा नंबर की i20 कार में मौजूद था। आखिरी बार पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया जहां पर ये नजर आ रहा था, क्योंकि 3 घंटे तक बताया जा रहा है लाल किले के आसपास ही मौजूद रहा था, वहीं पर घूम रहा था। फिर इसने आखिर में चुना कि ये लाल किले के सामने अटैक करेगा। अब लाल किला क्यों चुना गया, ये अहम सवाल है। क्या वो सच में वहां पर ब्लास्ट करने आया था या गलती से उसके जो कार में अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था उसमें ब्लास्ट हो गया, इस पर भी अहम जांच की जा रही है। लेकिन वो अगर इलाका चुना गया है तो जाहिर सी बात है ये एक चुनौती हो सकती है भारत के लिए। वो दिखाना चाहता है कि हमने तुम्हारी अहम जगह पर इस तरह के ब्लास्ट को अंजाम दिया है, अगर ये आतंकवादी हमला है तो। लेकिन क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वेपन्स चलाना जानते हैं, केमिकल्स को किस तरीके से रिएक्ट करके ब्लास्ट किया जा सकता है वो लोग ये जानते हैं, किस तरीके से एक सिचुएशन में अगर फंसा है आदमी तो पढ़ा लिखा आदमी ही उस सिचुएशन से निकल सकता है, चाहे वो पासपोर्ट अरेंज करना हो, चाहे वो टिकट्स करना हो, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो। इस वजह से इस पूरे गतिविधि को एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की तरह देखा जा रहा है। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं कि पता कैसे चला, मतलब जम्मू कश्मीर पुलिस को पता कैसे चला इस मॉड्यूल के बारे में। तो देखिए, अनंतनाग में, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें यह लिखा था कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ी है। उस पोस्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर की पुलिस कर रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस जब वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में पहला नाम निकलकर सामने आया डॉक्टर आदिल अहमद। डॉक्टर आदिल अहमद वैसे तो रहने वाला अनंतनाग जम्मू कश्मीर का था, लेकिन हाल फिलहाल में वो सहारनपुर में रह रहा था और सहारनपुर में अपना क्लिनिक भी चला रहा था। 7 नवंबर को पहली बार पुलिस ने सहारनपुर की पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया और पहली बार डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया 7 तारीख। अब ये खबर मीडिया में आ गई। मीडिया में आने के बाद ही जो इसके 2 साथी थे आदिल के, उमर और मुजम्मिल दोनों एक्टिव हो गए। आदिल के पास से ही इंफॉर्मेशन मिला डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में। फिर मुजम्मिल को फरीदाबाद से पुलिस ने हिरासत में लिया, जम्मू कश्मीर पुलिस को। तब तक उमर को लगा था अब मेरा नंबर है, अब मैं अरेस्ट, अब मैं फंस जाऊंगा, या तो मैं खुद भी मर जाऊं या मैं मरते हुए कुछ ऐसा कर जाऊं जिसके लिए मुझे वो शहादत मिले, जैसा इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। हो सकता है ये भी एक क्राइटेरिया इसका रहा हो, या फिर वो गलती से विस्फोट हो गया है क्योंकि वो भागने की या तो कोशिश कर रहा था, कुछ भी इसमें हो सकता है। की कोशिश तो करेगा तो इतने ज्यादा बारूद के साथ नहीं करेगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या बताया गया कि जो मुजम्मिल है उसने अपना जो बारूद था 320 किलो जो उसके घर से अमोनियम नाइट्रेट मिला है वो उसने एक जगह छुपा कर रखा था। उमर अब जो अगर ये ब्लास्ट अमोनियम नाइट्रेट से हुआ है तो कम से कम 40 किलो से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट वो लेकर गाड़ी में चल रहा था।
अब ये दोनों जो है एक ही कॉलेज में थे, अल फलाह मेडिकल कॉलेज है, वो कॉलेज में दोनों फैकल्टी थे, दोनों पढ़ाते थे, डॉक्टर मुजम्मिल भी और उमर भी। और ये दोनों आदिल के थ्रू कनेक्ट थे टेलीग्राम पे इन्होंने एक रेडिकल डॉक्टर्स ग्रुप करके इन्होंने बनाया था, उस पर कनेक्टेड थे। अब इनके साथ एक ना महिला डॉक्टर भी कनेक्टेड थी जिसका नाम था शाहीन। ये मुजम्मिल की बताया जा रहा है गर्लफ्रेंड है और उनकी फैमिली रिलेटिव भी है, और ये लखनऊ में रहती हैं। इनके घर पर भी रेड हुई, इनके घर से भी कुछ चीज़ें मिली हैं, जो बताया जा रहा है कि वेपन्स मिला है, वो लखनऊ वाले घर पे। महिला का क्या कहना है? वो अभी तक वो सामने नहीं आ पाया, लेकिन वो रिलेटिव महिला थी, वो किसकी थी? वो ये मुजम्मिल एक ऐसा शख्स है जिसके आदिल से भी कनेक्शन है, उमर से भी कनेक्शन है। उमर जो हमने बात की, उमर जिसने सुसाइड बॉम्बिंग किया है। आदिल वो जिसे सहारनपुर से पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसे फरीदाबाद से किया। अब इसमें एक गलती कहिए या थोड़ी सी मिस्टेक, क्योंकि पुलिस ने जब आदिल को पकड़ा और मुजम्मिल को पकड़ा, उसकी खबर बाहर नहीं आने देनी चाहिए। इसीलिए देखिए, जब एजेंसीज काम करती, ये पुलिस काम कर रही थी, अगर एजेंसीज काम करती है एनआईए या कोई दूसरी एजेंसी, तो ये खबर बाहर नहीं आती। और मुझे लगता है तीसरे शख्स जब तक वो एक्टिव होता, क्योंकि उमर एक्टिव हो गया, उमर को पता चल गया कि ये दोनों लोग अरेस्ट हो चुके हैं, अगला नंबर मेरा है, ये खबर मीडिया में आ गई कि ये दोनों अरेस्ट हो गए, तो मुझे लगता है कि अगर एनआईए या कोई भी सीरियस एजेंसीज काम कर रहे होते, इन्वॉल्व होती, तो ये खबर बाहर नहीं आती। इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता कि कौन कौन आतंकवादी अभी तक पकड़ाया है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती, जब तक पूरे नेक्सस को एक तरह से डिमोलिश नहीं कर दिया जाता एनआईए की तरफ से या रॉ की तरफ से, इन एजेंसीज की तरफ से, आईबी की तरफ से, तब तक उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन जैसे ही आदिल गिरफ्तार होता है, मीडिया में उसके बारे में पूरी जानकारी आ जाती। जैसे ही मुजम्मिल गिरफ्तार होता है, पुलिस पूरी जानकारी मीडिया को दे दी थी। जब ये दोनों गिरफ्तार हो जा रहे, तो इनके जो बाकी आतंकी वो तो एक्टिव हो गए, उन्हें लगा अगला नंबर तो हमारा है, पुलिस कभी भी हमारे तक आ सकती है। एक जो कनेक्शन पुलवामा से है, वो भी बताइए कि एक कनेक्शन बताया जा रहा है। जो तारीख है, मतलब जो उमर के पास जो गाड़ी थी, जिस I-10 से ये जो पूरा ब्लास्ट कराया गया, I-20 से जो पूरा ब्लास्ट कराया गया, ये गाड़ी जो है मुहैया कराने वाला तारीख है, और तारीख भी पुलवामा का रहने वाला है। इस आरोप ये लग रहा है कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया है इसने, क्योंकि देखिए तारीख ने उमर को ये गाड़ी प्रोवाइड, हाँ बिल्कुल। और कैसे, देखिए इनके बीच में दो लोग हैं, दो लोगों का पूरा नेक्सस है। पहले ये जो है सलमान जो है गुरुग्राम का, उससे गाड़ी जो है देवेंद्र लेता है ओखला का, फिर जो देवेंद्र है उससे गाड़ी जो है तारीख अरेंज करवाता है उमर के लिए। तो तारीख यहाँ मेन है, जो पुलवामा का रहने वाला, और इसने गाड़ी अरेंज करवाई। तो ये देखिए, तो ये बात हुई जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो काम कर रहे थे, जो हमने देखा, जब हमने पहले उसमें देखा था, पहलगाम अटैक जब हुआ था, तो जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनका काम दरअसल ये होता है कि वो लोकल होते हैं, लोकल लोग आतंकवादियों की मदद करते हैं। मदद किस तरीके से, उनका रहना खाना, उनका ट्रैवल किस तरीके से कर सकते हैं, किस रास्ते से उनको सेफली ले जाया जा सकता है, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स काम करते हैं। ये शब्द हमने पहलगाम में बहुत ज़्यादा सुना था, आपको भी हमने इसके बारे में बताया था। तो ये वो शख्स हो सकता है जो उनको चीज़ें तमाम प्रोवाइड कर रहा था, ताकि वो आसानी से, क्योंकि दिल्ली में किसी भी जगह को निशाना बनाया जा सकता था। लेकिन जब फेलियर फरीदाबाद में देखा, जब इनके संगठन के लोग, ग्रुप के लोग गिरफ्तार हो गए, वहां से अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, उसके बाद से खलबली मची कि अब हम क्या करें। तो उसमें आखिर में बचता है डॉक्टर उमर, जो जाहिर सी बात है गिरफ्तार होता ही होता है एक दिन, क्योंकि कनेक्शन उससे डायरेक्टली था, जो हमें अभी पता चल रहा है। लेकिन इसी बीच उसने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना कुछ आखिरी वक्त में ऐसा कर दिया जाए कि मैं कुछ, हाँ सडन प्लानिंग थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है, आप बताइए, क्योंकि कहा जा रहा था कि आखिरी वक्त में बिल्कुल आखिरी वक्त में डिसाइड किया, क्योंकि ये देखिए डिसाइडिव मोड में नहीं था। 3 घंटे तक गाड़ी ये पार्किंग में खड़ा करता है, फिर वहां से निकालता है, फिर बीच रास्ते में लेकर जाकर ये ब्लास्ट किया जाता है। क्योंकि दो चीजें थी, पुलिस ने बहुत जल्दबाजी की ये बताने के लिए कि हमने 2 आतंकियों को पकड़ लिया है, सहारनपुर वाला जो केस आदिल का था और मुजम्मिल वाला। ये पुलिस ने बहुत जल्दबाजी कर ली। मुझे लगता है पुलिस के पास जब तक तीसरा शख्स नहीं था, पुलिस को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मार्केट में कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट है, या उन्हें तब तक उमर की कोई टिप नहीं मिली थी, उन्हें पता नहीं होगा। नहीं मुजम्मिल, हाँ ये भी हो सकता है, या तो उमर के बारे में पता ना हो, मुजम्मिल ने उमर के बारे में बताया ना हो। लेकिन जब आपको किसी एक आतंकी के घर में इतने बड़े जकीरे में आपको मिल रहा है, समझ जाइए कि कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग थी इनकी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। अगर आप देखिए तो 320 किलो अमोनियम नाइट्रेट, मतलब 50 से 100 मीटर का इलाका जो है आराम से क्षतिग्रस्त हो सकता था। बड़ा ही
बड़े लेवल पर ब्लास्ट हो सकता था। और उसके बाद से 50 से 100 तो वो था जहां पर जलकर खाक हो जाता, लेकिन उससे भी ज्यादा 150 मीटर तक भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का खुद ही इतना बड़ा मतलब वो जब विस्फोट होता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। और ऐसे में हाँ, लेबनान में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, जहां पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसमें 200 लोग मारे गए थे और 600 लोग जल चुके थे। तो सोचिए कितना ज्यादा भयानक है। और एक और चीज मैं बता दूं कि इसको रखने के लिए नियम कायदे कानून होते हैं, लाइसेंस आपको चाहिए होता है, आप किस जगह से कितना प्रतिशत इसको ट्रैवल कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, वो भी आपको बताना होता है। दूसरी चीज, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप नहीं ले जा सकते। इसी का फायदा इस उमर ने उठाया। और देखिए, हर अटैक जो भी हुआ है, 26/11 11वें महीने पे, 9/11 11वें महीने पे, और 11वां महीना एक तरह से देखा जाए तो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा का बड़ा फेवरेट मंथ है। इसी मंथ में ये ज़्यादातर अटैक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, और क्योंकि कहा जाता है कि इससे जुड़ा हुआ कुछ तो नेक्सस है इनका, कुछ तो कनेक्शन है कि जानबूझकर बार बार 11वां महीना ही चुना जा रहा है। अब इसमें और ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो तभी निकल कर आएगी जब तक इनके मॉड्यूल का पता नहीं चलेगा कि इस मॉड्यूल में कितने लोग जुड़े, क्योंकि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में मुझे लग रहा है और भी डॉक्टर्स होंगे जिनका नाम निकल कर सामने आएगा, और एजेंसीज को स्पीड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता जिस तरह से उमर के पास कुछ ये था, वेपन्स थे, कुछ विस्फोटक सामग्री थी, और भी डॉक्टर्स के पास ये विस्फोटक सामग्री और भी डॉक्टर्स इसमें जुड़े हो सकते हैं। तो जल्दी जल्दी एजेंसीज को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेड करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछताछ करनी बहुत ज़रूरी है, तभी ये मॉड्यूल के बारे में पता चल पाएगा। और जैश ए मोहम्मद के लोग अभी भी भारत में कहीं ना कहीं देश में रह रहे, देश का खा रहे और देश के साथ गद्दारी कर रहे, क्योंकि ये लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी थी, उमर और मुजम्मिल, ये सरकारी टीचर थे, सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहे थे और सरकारी सैलरी ले रहे थे। ये भी कहीं सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हुए डॉक्टर बने हुए थे और बाद में वही कॉलेज में पढ़ा रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहे थे, देश का खा रहे थे और देश के साथ ही गद्दारी कर रहे थे। तो आगे इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कुछ इनके बारे में और पता चलता है, क्योंकि अभी देखिए जो एक औरत है शाहीन, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, और उसके बाद जो 2-3 लोग और जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, एनआईए की टीम जो पूछताछ करे, उनके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया। जैसे ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन आती है, क्राइम तक पर हर एक इंफॉर्मेशन हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।